Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve another question of consolidated balance sheet. So this is the question in front of us. P bought 80% of S 2 years ago. At the date of acquisition, S retained earnings stood at 6 lakh. The fair value of its net assets was not materially different from the book value, except for the fact that it had a brand which was not recognized in S account. Now this is the important point with what we are going to learn today, inshallah. This had a fair value of 1 lakh at this date and an estimated useful life of 20 years. सिंपल सी बात यह है कि हमने जब इसको एक्वायर किया उसके 6 लाख की हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग थी और 1 लाख की जो ब्रांड था उसका वो हमने नहीं अपने पास लिखा, वो हम रिकग्नाइज नहीं करना हम करना भूल गए. ये लिखा हुआ है जी, was not materially different from the book value except for the fact, book value और fair value का जो difference था उनका, except for the fact that it had a brand which was not recognized in S accounts, right? कोई फर्क नहीं था फेयर वैल्यू का और बुक वैल्यू का, लेकिन हम क्या लिखना भूल गए कि हम 1 लाख का जो ब्रांड था, ये 1 लाख इसकी वैल्यू गिवन है, वो अपने पास लिखना भूल गए. और उस ब्रांड की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है दैट इज 20 ईयर्स. और हमने P को परचेज किया था. We bought 80% of P 2 years ago, right? यहाँ पे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में P bought 80% of S 2 years ago. तो हमने 2 साल पहले खरीदा था. इसका मतलब है कि ये बात भी माइंड में रखनी है कि इसके 20 साल जो यूजफुल लाइफ के हैं उसमें से 2 साल गुजर चुके हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन P एंड S एट 31 दिसंबर वर एज फॉलोज. तो ये जो P की स्टेटमेंट है 32 पे ये टैली करती है और एस की भी 13 लाख और 13 लाख पे ये टैली है. इन दोनों ने अपनी अपनी जो स्टेटमेंट बनाई हुई है ये हमारे पास गिवन है. अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की वर्किंग हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे. हमें उसी तरीके से एसेट स्केड्यूल बनाना है, उसी तरीके से बाकी चीजें करनी है. गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एनसीआई कैलकुलेट करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम एसेट स्केड्यूल बना लेते हैं जी, जो जैसे हम पहले काम करते हैं. एसेट स्केड्यूल, ओके. सो एसेट स्केड्यूल में हमारे पास हम क्या करते हैं जी, हम शेयर कैपिटल लेते हैं और रिटेन्ड अर्निंग लेते हैं एट द कॉस्ट, एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन. तो हम कहते हैं जी एट कंसोलिडेशन, एट acquisition and then post acquisition, right? Okay. और हम करते क्या हैं, हम शेयर कैपिटल लेते हैं और रिटेन्ड अर्निंग लेते हैं. एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन हमारे पास शेयर कैपिटल क्या था एस का और उसके बाद क्या है और किस तरीके से है. ओके, सो ये रिटेन्ड अर्निंग में बाद में यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन आपके सामने कर लूँ. शेयर कैपिटल हमारे पास है जी 1 लाख. हमारे पास शेयर कैपिटल है जी 1 लाख. ओके, 1 लाख एंड 1 लाख कंसोलिडेशन के वक्त भी और एक्विजिशन के वक्त भी यही था. और उसके बाद हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग कितनी है. रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास है जी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन. एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है 1 मिलियन एंड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन 6 लाख यहाँ पे लिखी हुई है एक्विजिशन. सो एक्विजिशन के वक्त में हमारे पास है जी 6 लाख और कंसोलिडेशन के वक्त में है जी हमारे पास 1 मिलियन, राइट? अब यहाँ पे हमने उस ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करना है जो ब्रांड हमारे पास था, ठीक है? जब हम ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी कि ब्रांड हमारे पास, ब्रांड के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कंसोलिडेशन रिजर्व देंगे जब हम ब्रांड को रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है? हमने उस ब्रांड को रिकग्नाइज नहीं किया था, ये पॉइंट समझ लें. अब हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर एसेट्स, राइट? तो हम उसको यहाँ पे रिकग्नाइज करेंगे कंसोलिडेशन रिजर्व ऑफ दैट ब्रांड,
ठीक है, वो ब्रांड कितने अमाउंट का हमारे पास गिवन है, 1,00,000 का। तो हम 1,00,000 का ब्रांड यहां पर लिख देंगे जी। अच्छा, बात यह है कि ब्रांड जब हमने नहीं लिखा था 2 साल पहले और इसकी यूजफुल लाइफ वॉज 20 ईयर्स, तो अब इसकी यूजफुल लाइफ 18 साल रह गई है। इसका मतलब है 2 साल की डेप्रिसिएशन हमने इस पर चार्ज नहीं की, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। 1,00,000 इसकी यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू गिवन नहीं है, वी कंसीडर इट एज 0, और यूजफुल लाइफ हमारे पास है 20 ईयर्स। तो वही जो हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जी, यूजफुल लाइफ कितनी है, इसकी अमाउंट कितनी है 1,00,000, और स्क्रैप वैल्यू 0 है तो इसमें से 0 ही निकलेगा, तो ये 1,00,000 ही रहेगा, और यूजफुल लाइफ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी ये, ओके, 5,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर, राइट, 5,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब हमने कितने साल गुजार दिए हैं, 2 साल। 2 साल पहले परचेज किया था हमने 80% एस का, तो इसका मतलब है 2 साल की डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज करनी है, तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 10,000। ठीक है, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 10,000। ये कैलकुलेशन है बाकायदा, आपने इसको करना है, ये वर्किंग है आपकी, क्वेश्चन का हिस्सा है ये। ओके, अब ये जो 10,000 की डेप्रिसिएशन है, इसको हमें क्या करना चाहिए, कंसोलिडेशन के वक्त हमें इसे रिटेन्ड अर्निंग में से लेस कर देना चाहिए। जब हम इसको इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9,90,000। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं जरा बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सेपरेट है। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा जी, 9,90,000। ये 1 मिलियन, उसमें से 10,000 लेस किया, 9,90,000, और 6 लाख में से हमने कुछ लेस नहीं किया, सो ये 6 लाख ही रहेगा। ओके, सो दिस इज 6 लाख एज इट वाज अर्लियर। अच्छा, अब अगर हम टोटल करें, अच्छा मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूं कि हमने इसमें से लेस क्यों किया है। आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहला फर्स्ट सेमेस्टर का आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट था, उसका जो सबसे पहला टॉपिक आपने कवर किया था दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था जी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यही पढ़ा था ना। सो हम क्या करते थे, एक तरफ एसेट है और एक तरफ लायबिलिटी है और इक्विटी है। अब यहाँ तो हम एसेट हमारे पास हेड था, या लायबिलिटी थी, या एक्सपेंस था, इक्विटी थी, राइट। जबकि हमें पता है कि 5 हेड हैं अकाउंटिंग के, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, और बाकी 2 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती थी कि जिसमें एक्सपेंस का अकाउंट भी आता था, उसको भी कहीं लिखना होता था, रेवेन्यू का अकाउंट भी आता था, ऑब्वियसली उसको भी कहीं अकाउंट फॉर करना होता था। तो हम क्या करते थे, हम उस एक्सपेंस को और उस रेवेन्यू को हम एसेट या लायबिलिटी में ट्रीट नहीं करते थे, हम सीधा सीधा इक्विटी में ट्रीट करते थे, और नया हेड कोई हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते थे इक्वेशन में। ये तो प्रूव्ड इक्वेशन है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इस इक्वेशन को एक्सटेंड करके कहीं पे एक्सपेंस और रेवेन्यू का हेड तो ऐड नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू की ट्रीटमेंट की अंडर द हेडिंग ऑफ इक्विटी। क्यों, क्योंकि जब हम वैसे भी सारी चीजें कर लेते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, तो उसके एंड पे जो आपके पास प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है, इक्विटी में, और जो आपके पास अगर लॉस जाता है तो वो कहां से लेस होता है, इक्विटी से, राइट। ऐसे करते हैं ना। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता कैसे है, सारे रेवेन्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं आप, लाइक हम कहते हैं कि 10 का रेवेन्यू था और 8 का हमारे पास एक्सपेंस था, तो 2 का जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो कहाँ ऐड होगा, वो इक्विटी में ऐड होगा। हालांकि किया क्या हमने, ये सारे रेवेन्यू थे, ये सारे एक्सपेंस थे, इनका डिफरेंस 2 बचा, रेवेन्यू में से बचा, इसका मतलब है रेवेन्यू था ये, तो हमने रेवेन्यू को इक्विटी में ऐड कर दिया। जो प्रॉफिट है वो सरप्लस रेवेन्यू इज नोन एज प्रॉफिट ना। और अगर सरप्लस एक्सपेंस हो जाए, लाइक हम कहते हैं ये 18 था और सरप्लस एक्सपेंस हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब ये एक्सपेंस में से बचा है। तो जब एक्सपेंस में से बचता है तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से लेस कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बड़ी डिटेल से आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है।
तो जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम इक्विटी में ऐड कर देते हैं, वो सरप्लस रेवेन्यू ही होता है एक्चुअली। और जब हमारा एक्सपेंस होता है तो हम इक्विटी में से उसको लेस कर देते हैं, वो क्या होता है, वो सरप्लस एक्सपेंस होता है। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में जब कोई रेवेन्यू की चीज आती थी तो हम रेवेन्यू को सीधा सीधा इक्विटी में ऐड कर देते थे, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट यही आना है, और एक्सपेंस को सीधा सीधा हम इसमें से लेस कर देते थे, क्योंकि अल्टीमेटली यही ट्रीटमेंट होनी है। वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू करें तो हम पुल अप करके वहां पे इफेक्ट ले जाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे तो इंडिविजुअली हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम वहां पर लेकर जाते थे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको रिफ्रेश होगी, क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी ये जो डेप्रिसिएशन है, दो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम इस चीज में नहीं पढ़ते, एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, राइट। ये नॉन कैश वाली हमने चीज डिटेल में जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पढ़ी थी, तो हम उसको उसी में रहने देते हैं और हमें मालूम है उसके बारे में। लेकिन ये सिंपल ये है कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कहाँ से एक्सक्लूड होगा, इक्विटी में से, रिटेन्ड अर्निंग में से। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है हमारे पास, जो हमारे पास एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन थी, उसमें से हम इस एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन को लेस कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इसलिए हम इसको यहां से लेस करेंगे। ये मैं यहां से खत्म कर देता हूं। ओके जी, सो ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थी और ये हमारे पास ही हो गया। सो अब हमारे पास डिफरेंस क्या लें पोस्ट इक्वेशन, 990 में से जब हम 6 लाख को लेस करेंगे तो 3,30,000। अब ये हमारे पास एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ये सॉरी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, और ये पोस्ट एक्विजिशन आ गया। अब अगर हम इनका टोटल करें तो हमारे पास टोटल आएगा जी दिस प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस ब्रांड जो हम स्किप कर गए थे उसको भी यहां पर ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड को देखें एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो इसको भी हम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस वो जो ब्रांड हमने स्किप कर दिया था। ओके, सो अब ये भी हमारे पास आ गया जी 8 लाख का, और ये हमारे पास 3,30,000 पोस्ट एक्विजिशन आ गया। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।